Hi, this is Sejyothi Deshpal and I welcome you all again back to my YouTube channel, or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you guys are doing really great, and in this particular class we are going to continue with the SM question series for CA final audit. Chapter number 17 तक हम already cover कर चुके हैं. आज की इस class में we are going to cover questions from chapter number 18, that is SDG and ESG audit, Sustainable Development Goal and ESG audit. Chapter number 18 के questions आज की इस class में हम cover करेंगे. ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी क्योंकि न्यूली एडिट चैप्टर है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इतने ज्यादा नहीं है, बट एज आई टोल्ड यू कि एसएम के क्वेश्चंस बेयर मिनिमम क्वेश्चंस है जो आपको डेफिनेटली कवर करके जाने चाहिए. सो सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे. केस सिनेरियो, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस, टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज पार्ट ऑफ योर एसएम. ये जो पीडीएफ मैं यूज कर रही हूँ, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो. इस पीडीएफ के अंदर कंपाइलेशन है सारे क्वेश्चंस की एक जगह पे. ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे. अगर आपने चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है देन डू ज्वाइन दैट चैनल. आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस रिलेटिंग टू ऑडिट एंड एनी अदर काइंड ऑफ वीडियो that can help you to prepare your exams in a better way. So let's start. सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का मीनिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग. राइट, हमने अंडरस्टैंड किया था आपका रिपोर्टिंग का कंसेप्ट. राइट, हमने प्रिंसिपल भी पढ़े थे, लेकिन एज सच हमने कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा आपके चैप्टर के अंदर जहां पे बेनिफिट्स आपको बताए गए हैं. तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का मतलब कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है या बेनिफिट पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो आंसर है इंस्टीट्यूट का टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के अंदर आप उसको यूज कर सकते हो. राइट, क्वेश्चन कहता है दैट यू हैव रिसेंटली joined a listed company after qualifying CA final exams through the campus placement which is conducted by ICI. तो आपने अभी अपना CA final exams क्लियर किया है एंड जो ICI का कैंपस प्लेसमेंट होता है उसके थ्रू आपने एक लिस्टेड कंपनी को ज्वाइन किया है. Although the company you have joined is not among the top 1000 listed company in the country. तो कहता है जिस कंपनी को आपने ज्वाइन किया है वैसे तो वो एक लिस्टेड कंपनी है, लेकिन फिर भी वो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज में नहीं आती है. लेकिन फिर भी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी में नहीं आती है, इसका मतलब इस कंपनी के ऊपर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होती है एज पर सेबी एलओडीआर. लेकिन ये कंपनी फिर भी वॉलंटरी बेसिस पे अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को इंक्लूड करना चाहती है, तो ये कर सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है. आगे कहता है क्वेश्चन, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग सीम्स टू बी अ न्यू बज़वर्ड इन द कॉर्पोरेट सर्कल्स एंड यू आर असाइन्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कोलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर सच अ रिपोर्टिंग. तो आजकल काफी चर्चा में है ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का कंसेप्ट. आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको कहता है कि आपने अभी इस कंपनी को ज्वाइन किया है, तो ये कंपनी आपसे चाहती है कि जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है फॉर सच अ रिपोर्टिंग आप वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करो. In the above context, dwell upon what is your understanding of the sustainability reporting. ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है. आपको ये बताना है कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का कंसेप्ट होता क्या है. एंड सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप क्या बता सकते हो सम ऑफ द एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ सच रिपोर्टिंग. तो आपको मीनिंग बताना है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का एंड इसके क्या पॉसिबल बेनिफिट हो सकते हैं आपको ये बताना है. अगर आप आंसर में आओगे तो पहले 3 पॉइंट में मीनिंग बताया गया है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का. देयर आफ्टर जो लास्ट के 3 पॉइंट है यहाँ पे एक्सपेक्टेड बेनिफिट लिखे हुए हैं. राइट, तो सबसे पहले मीनिंग पे आते हैं. सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग होता क्या है? तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिस होती है, मतलब ये आपकी कंपनी की प्रैक्टिस है जिसके थ्रू ये पब्लिक को रिपोर्ट करती है. राइट, तो कहता है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस ऑफ रिपोर्टिंग पब्लिकली किन एस्पेक्ट के ऊपर ऑन इट्स इकोनॉमिक, एनवायरमेंट एंड सोशल इंपैक्ट. मतलब जो भी एक्टिविटी आपकी कंपनी परफॉर्म कर रही है उन एक्टिविटी का इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट क्या पड़ रहा है एंड कैसे ये एंटिटी कंट्रीब्यूट कर रही है आपकी गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, चाहे वो कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो कहते हैं एंड हेंस इट्स कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव और नेगेटिव टुवर्ड्स द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अगले पॉइंट में बताता है, फिर से ही सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट को, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को एक्सप्लेन कर रहा है. कहता है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन. ये इंफॉर्मेशन है जो आपकी कंपनी पब्लिक को प्रोवाइड करती है. सो इट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन एंड इस इंफॉर्मेशन के अंदर होता क्या है, ये इंफॉर्मेशन आपकी कंपनी पब्लिक को प्रोवाइड करती है और इस इंफॉर्मेशन के अंदर होता है आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस. तो कहते हैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट कंपनी प्रोवाइड अबाउट देयर परफॉर्मेंस टू द आउटसाइड वर्ल्ड. राइट, ऑन रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करती है एंड एक सिस्टमैटिक मैनर में प्रेजेंट करती है. तो कहता है ऑन रेगुलर बेसिस एंड इन अ स्ट्रक्चर्ड वे.
थर्ड पॉइंट के अंदर इसने ये बताया गया है कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड क्या होता है। तो कहते हैं इट इज द कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म ऑफ मेजरिंग एंड डिस्क्लोजिंग सस्टेनेबिलिटी डाटा। तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के अंदर क्या इंक्लूड होता है? डिस्क्लोजर्स होते हैं आपके रिलेटिंग टू सस्टेनेबिलिटी डाटा with performance indicators and along with management disclosure। तो कहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आपकी कंपनी की मैनेजमेंट कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्क्लोज करती है सस्टेनेबिलिटी डाटा along with परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड अपने डिस्क्लोजर को यहां पे प्रोवाइड करती है। तो पहले 3 पॉइंट इसने मीनिंग बताया गया है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का, राइट। देयर आफ्टर अगले 3 पॉइंट में बेनिफिट बताए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि आपकी इस रिपोर्टिंग के बेनिफिट क्या होंगे कि यहां से जो भी आपके यूजर्स होंगे रिपोर्टिंग के, वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस को विज़ उसकी सस्टेनेबिलिटी एंड इंपैक्ट को। मतलब कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है वो तो वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे, लेकिन उस कंपनी ने उस परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए जो उसकी एक्टिविटीज हैं उनकी वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर उनका इंपैक्ट क्या पड़ा। तो कहता है एक्सपेक्टेड बेनिफिट कैन हेल्प द स्टेक होल्डर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस विज़ सस्टेनेबिलिटी एंड इंपैक्ट reporting process. It also give a link between the financial and non financial performance of the entity। मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी एंटिटी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं लेकिन उतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए तुमने इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा लॉस किया है। तो कहते हैं द रिपोर्टिंग प्रोसेस एम्फेसिस द लिंक बिटवीन द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आपको पता है कि जब हम BRSR के अंदर रिपोर्टिंग करते हैं तो वहां पे हम 9 प्रिंसिपल के अगेंस्ट इवेल्युएशन करते हैं कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। फिर आगे कहते हैं सच आर रिपोर्टिंग कैन ऑल्सो हेल्प योर एंटिटी टू फोकस ऑन लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। आपकी कंपनी शॉर्ट टर्म में नहीं सोचती है, वो लॉन्ग टर्म में सोचती है। मतलब अगर वो सिर्फ शॉर्ट टर्म में सोचेगी तो उसका फोकस होगा सिर्फ प्रॉफिट को अर्न करना, लेकिन जब वो इस रिपोर्टिंग को कर रही है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट करना। तो कहता है सच अ रिपोर्टिंग कैन हेल्प एंटिटी टू फोकस ऑन लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन, क्योंकि आपकी एंटिटी यहाँ पे एड्रेस कर रही है इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज, दैट इज ESG इश्यूज। क्योंकि आजकल इन्वेस्टर सिर्फ प्रॉफिट को नहीं देखते हैं, दे हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग द नीड ऑफ इन्वायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज, सोशल इश्यूज, गवर्नेंस इश्यूज। तो देयरफॉर आपकी कंपनी भी, क्योंकि आपके इन्वेस्टर्स अगर इन सारे एस्पेक्ट को देखेंगे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले, तो आपकी कंपनी भी उनको प्रोवाइड करती है विद सच अ इंफॉर्मेशन। तो कहते हैं सिंस इन्वेस्टर्स आर इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइजिंग दैट इन्वायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज प्रोवाइड बोथ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट and are seeking disclosures on environmental and social performance of business, they can also use ESG performance of the companies to make their investment decision। क्योंकि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं they have become more educated, they understand कि किसी भी एंटिटी का environmental aspect, किसी भी एंटिटी का social impact उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट कर सकता है, उसकी लॉन्ग टर्म में उसके ग्रोथ को हैम्पर कर सकता है। तो वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने से पहले इन रिपोर्ट्स को रेफर कर सकते हैं। आगे कहता है इन्वेस्टिंग इन सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज विल नॉट ओनली इंप्रूव बिजनेस कंटिन्यूटी ऑफ कंपनीज। ऑब्वियसली ये तो एक बेनिफिट है कि जब आप इन्वायरमेंटल इश्यूज को कंसिडर करोगे, जब आप इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को भी देखोगे, सोशल एस्पेक्ट को भी देखोगे, मतलब नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी कंसिडर करोगे अलोंग विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, तो आपका जो बिजनेस का सर्वाइवल है, उसकी कंटिन्यूटी है, वो तो इंप्रूव होगी ही होगी, लेकिन जो आपके रिलेशनशिप है आपके एक B2B कस्टमर के साथ, वो भी अच्छे होंगे। तो कहते हैं बट ऑल्सो पुट देम इन अ बेटर पोजीशन विद देयर B2B दैट इज बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर एज वेल एज नए कस्टमर को भी ये अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। सो एज वेल एज एनेबल देम टू एक्वायर न्यू कस्टमर्स, न्यू वंस, राइट। तो यहां पे इसने 3 पॉइंट बताए हैं बेनिफिट के, और फर्स्ट 3 पॉइंट्स में इसने मीनिंग एक्सप्लेन किया है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का, राइट। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशली क्योंकि अभी आपके सिलेबस के अंदर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये आ सकता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है ट्रस्टवर्दी इंडस्ट्री लिमिटेड विच इज अ लिस्टेड कंपनी हैज ऑलरेडी बीन प्रिपेयरिंग एंड डिस्क्लोजिंग इट्स सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बेस्ड अपॉन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग ऑन अ वॉलंटरी बेसिस इवन सम ईयर्स बिफोर BRSR रिपोर्टिंग बिकेम मैंडेटरी। तो कहता है कि अभी तक
जब तक आपकी ये जो BRSR की रिपोर्टिंग मैंडेटरी नहीं हुई थी, उससे पहले ही आपकी एक लिस्टेड कंपनी है जिसका नाम है ट्रस्टवर्थी इंडस्ट्री लिमिटेड, इसने अपनी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज करके सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को करना शुरू कर दिया था। अच्छा, कहता है इवन आफ्टर द BRSR रिपोर्टिंग जब मैंडेट होगी उसके बाद भी it is cross referencing disclosure made under such reporting to disclosure sought under BRSR। तो कहते हैं कि दोनों रिपोर्टिंग को ये साथ साथ में लेके चल रही है, राइट। द की थ्रस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज हाउ कंपनी क्रिएट वैल्यू। जो मेन फोकस है आपकी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का वो क्या है कि कैसे तुम्हारी कंपनी वैल्यू क्रिएट कर रही है ओवर शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। मतलब उसकी वैल्यू क्रिएशन क्या है इन शॉर्ट टर्म कंपनी की, इन मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव कंपनी। ऊपर वाली कंपनी जो अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनाती है उसके रिलेशन में कुछ इंफॉर्मेशन इसने 2 पॉइंट्स में प्रोवाइड करी है। नंबर 1, इट हैज इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ कस्टमर्स यूजिंग डिजिटल कस्टमर मोबाइल ऐप ऑफ द कंपनी। तो पहले शायद एक मोबाइल ऐप यूज नहीं करती थी, अब इसने क्या किया है, एक ऐप इंट्रोड्यूस करी है, डिजिटल कस्टमर मोबाइल ऐप, राइट। मतलब इसने आईटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है जिसकी वजह से इसके नंबर ऑफ कस्टमर 2 लाख से बढ़ के 4 लाख हो गए हैं। देयर इज 100% इंक्रीज हो रहा है इन डिजिटल कलेक्शन। इट हैज बेनिफिटेड कस्टमर्स ऑफ द कंपनी। इससे बेनिफिट किसको हो रहा है, कंपनी के कस्टमर्स को, एंड रिजल्टेड इन यूज ऑफ डिजिटल मेथड्स फॉर बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। एंड आपकी कंपनी भी अपने ऑपरेशंस के लिए अब डिजिटल मेथड्स को यूज कर रही है। सेकेंड सिनेरियो क्या बताया, इट हैज increase the number of beneficiaries under its flagship CSR program for various from previous 10,000 to 75,000। तो जो भी इसके CSR प्रोग्राम का पहले उससे बेनिफिट हो रहे थे 10,000 के आसपास लोग, अभी बेनिफिट हो रहे 75,000 के आसपास लोग। इट हैज प्रोवाइडेड वैल्यू फॉर कम्युनिटीज। तो ये अपने CSR के प्रोग्राम के थ्रू वैल्यू प्रोवाइड करिए कम्युनिटीज को, एंड प्रोवाइडेड सस्टेनेबल लाइवलीहुड टू देम, और उनको मीन्स भी प्रोवाइड करिए लाइवलीहुड के। आपको डिस्कस करना है, आपको बताना है दैट आपने इंफॉर्मेशन पढ़ी पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 के अंदर। आइडेंटिफाई करो विच ऑफ द कैपिटल, हमने डिफरेंट टाइप की कैपिटल्स पढ़ी थी अंडर द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। आपको बताना है पॉइंट नंबर 1 के अंदर और पॉइंट नंबर 2 के अंदर किस टाइप की कैपिटल की बात हो रही है। तो अगर तुम पॉइंट नंबर 1 में देखोगे तो आपकी एंटिटी ने क्या किया, आपकी कंपनी ने क्या किया, आईटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, मतलब उसकी जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है वो एनहेंस हो रही है यहाँ पे। अगर तुम पॉइंट नंबर 2 में देखोगे तो उसका फोकस क्या है, सोशल, राइट। तो यहां पे कौन सी कैपिटल आपके एनहेंस हो रही है, सोशल कैपिटल एनहेंस हो रही है पॉइंट नंबर 2 के अंदर। तो कहते हैं द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन पॉइंट नंबर 1 स्टेट्स दैट कंपनी हैज इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ कस्टमर। कंपनी के नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ गए, कैसे, यूजिंग द मोबाइल ऐप। बिसाइड्स, इसके साथ साथ इट हैज लेड टू 100% इंक्रीज इन डिजिटल कलेक्शन। देयरफॉर उसने क्या किया है, उसने यूज किया है आईटी का, टेक्नोलॉजी का। कहता है देयरफॉर इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ड्राइविंग द बिजनेस बेनिफिट। इसने इन्वेस्टमेंट करी है आईटी के अंदर, इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी है इनोवेशन के अंदर। सो इट हैज इन्वेस्टेड इन इनोवेशन ड्राइविंग बिजनेस बेनिफिट फ्रॉम द डिजिटलाइजेशन। दिस कैपिटल विच इज रेफर्ड इन पॉइंट नंबर 1, ये क्या होगी, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपिटल होगी, राइट। तो आपकी कंपनी के नो हाउ यहां से बढ़ रहे हैं। दूसरा यहां पे क्या आ रहा है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ बेनिफिशरीज अंडर द फ्लैगशिप CSR प्रोग्राम। पहले 10,000 लोगों को बेनिफिट हो रहा था, अब 75,000 लोगों को बेनिफिट हो रहा है। तो फोकस क्या हुआ आपका, सोशल। तो कहते हैं therefore providing value for communities and sustainable livelihood is an example of relationship which is established within and between each community group of stakeholders। मतलब आपकी कंपनी सोसाइटी के साथ रिश्ता बना रही है एंड रिश्ता बना रही है among the different group of stakeholders and other network to enhance individual and collective well-being। तो इसमें किस टाइप की कैपिटल की रेफरेंस आ रही है, यहाँ पे आ रही है आपकी सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली एमसीक्यू में आ सकता है।
फिर आते हैं आपके टेस्ट योर नॉलेज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, बीआरएसआर की रिपोर्टिंग की बात कर रहा है, ये कौन सी कंपनीज के ऊपर मैंडेटरी है। तो कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मैंडेटरीली फर्निश द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट एज पर द सेबी सर्कुलर विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज को बनानी पड़ती है, करनी पड़ती है अपनी बीआरएसआर रिपोर्टिंग। तो कहते हैं एज पर द रेगुलेशन नंबर 34 सब रेगुलेशन नंबर 2 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। आपको रेगुलेशन नंबर याद नहीं रहता है तो भी कोई इशू नहीं, आप लिख सकते हो एज पर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट जो होगी आपकी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज की, विच इज बेस्ड अपॉन मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब आप टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी कैसे देखोगे, बेस्ड अपॉन देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये जब आपकी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट बनाएगी, उसके अंदर इनको सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इंक्लूड करनी पड़ती है। तो कहते हैं एनुअल रिपोर्ट ऑफ टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज बेस्ड अपॉन मार्केट कैपिटलाइजेशन शैल कंटेन अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑन ईएसजी पैरामीटर। ईएसजी मतलब क्या, इकोनॉमिक सोशल गवर्नेंस पैरामीटर, जिसको आप क्या बोलते हो, बीआरएसआर, राइट। एंड बीआरएसआर के अंदर आपकी कंपनीज को डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं ऑन देयर परफॉर्मेंस। अभी आपने देखा ना, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी कंपनी उस रिपोर्ट के अंदर इंफॉर्मेशन देती है अबाउट देयर परफॉर्मेंस, राइट। तो यहां पे बीआरएसआर क्या बोलते हैं, ये रिपोर्टिंग क्या बोलती है कि आपकी कंपनी को डिस्क्लोजर देने हैं ऑन देयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट द 9 प्रिंसिपल्स ऑफ एनजीआरबीसी, दैट इज नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट एंड रिपोर्टिंग। एंड जब आपकी कंपनी इन प्रिंसिपल के अंडर रिपोर्टिंग करेगी, उसकी रिपोर्टिंग 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक होते हैं आपके एसेंशियल इंडिकेटर और दूसरे होते हैं लीडरशिप इंडिकेटर। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहते हैं व्हाट आर द 9 प्रिंसिपल ऑफ द बीआरएसआर। तो हमने 9 प्रिंसिपल देखे थे आपके चैप्टर के अंदर बीआरएसआर के, जिसके अगेंस्ट आपकी कंपनी को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, राइट। तो आपको उन 9 प्रिंसिपल के नाम बताने हैं। अगर आप नीचे आंसर में आओगे ना तो इन्हीं 9 प्रिंसिपल के नाम लिखे हुए हैं। बहुत डिटेल के अंदर इन 9 प्रिंसिपल को हमने डिस्कस किया था। आपको डिटेल में यहाँ पे कोई भी डिस्कशन लिखनी नहीं है, आपसे सिर्फ नाम पूछ रहा है ये, राइट। फिर कहते हैं हाउ आर दीज 9 प्रिंसिपल ऑफ बीआरएसआर आर लिंक्ड विद द 17 यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके साथ साथ हमने 17 एसडीजीज भी पढ़े थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़े थे। तो आपको ये बताना है कि ये जो 9 बीआरएसआर के प्रिंसिपल्स हैं, ये कैसे इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ लिंक्ड है, इनकी अलाइनमेंट कैसे है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, आपको 9 प्रिंसिपल्स ऑफ बीआरएसआर के नाम बताने हैं। अगर मैं आपको बुक में लेकर जाऊं तो बुक में बहुत बड़े बड़े डिटेल के अंदर पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके 9 प्रिंसिपल को लेकर। तो अभी यहां पे तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा कि मैं दोबारा से 9 प्रिंसिपल को डिटेल में डिस्कस करूं, ना ही आपसे आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है। क्वेश्चन ने तो सिर्फ नाम पूछा है, तो हम यहां पे एक शॉर्टकट कर सकते हैं, मतलब एक मिड वे निकाल सकते हैं कि मैं आपको नाम तो बताऊंगी, नाम को बताने के साथ साथ मैं एक एक लाइन में उस रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल कि क्या रेलिवेंस है, वो रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल क्या कहता है, उसके बारे में मैं बता सकती हूं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे आपका कंसेप्ट कौन सा आ रहा है, 9 प्रिंसिपल ऑफ बीआरएसआर। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहला प्रिंसिपल है एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। और इस प्रिंसिपल का फोकस क्या है, ये प्रिंसिपल कहता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई बिजनेस डिसीजन लेगी, दैट बिजनेस डिसीजन शुड बी ओपन टू डिस्क्लोजर। मतलब वो डिस्क्लोज करना चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उस बिजनेस डिसीजन की, राइट। एंड जो भी आपकी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, दोज शुड हैव एक्सेस टू दैट डिसीजन। तो कहते हैं द फर्स्ट प्रिंसिपल एम्फेसिस दैट द बिजनेस डिसीजन इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ओपन टू डिस्क्लोजर एंड एक्सेसिबल टू द रेलिवेंट इंटरेस्टेड पार्टी। दूसरा प्रिंसिपल बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, ये कहता है कि आपकी एंटिटी को इंश्योर करना है कि वो जब भी गुड्स प्रोवाइड करेगी, मतलब जब भी वो अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है कस्टमर्स को, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जब भी वो अपने ऑपरेशन को कंडक्ट कर रही है, तो एंटिटी को इंश्योर करना है दैट कंज्यूमर्स के लिए एक बेटर लाइफ बने। तो कहते हैं एंटिटी शुड मेक श्योर दैट देयर गुड्स, सर्विसेज एंड ऑपरेशन रिजल्ट इन बेटर लाइफ फॉर द कंज्यूमर्स एंड द एंड यूजर्स। नाम क्या आपके प्रिंसिपल का, सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पे गोल्स लिखा हुआ है बट गुड्स आना चाहिए, राइट। फिर आता है आपका प्रिंसिपल नंबर 3। प्रिंसिपल नंबर 3 आपके स्टेक होल्डर की बात करता है। स्टेक होल्डर में कौन, आपके एम्प्लॉइज। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि आपकी एंटिटी को ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए जो प्रमोट करे वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉइज, इंक्लूडिंग दोज एम्प्लॉइज हु आर पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन। अब ये इनिशिएटिव क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप अपने एम्प्लॉइज की डिग्निटी को मेंटेन करो, उनकी हेल्थ को आप मेंटेन करो, उनकी वेलबींग को आप मेंटेन करो।
फिर आता है प्रिंसिपल नंबर 4, ये भी स्टेक होल्डर की बात कर रहा है। ये कहता है कि आपकी एंटिटी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपके स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट की। मतलब जब भी वो कोई डिसीजन ले रही है तो आप अपने स्टेक होल्डर्स को भी कंसिडर करो, उनके भी व्यूज, उनके भी ओपिनियन को आप कंसिडर करो। तो ये आपका प्रिंसिपल नंबर 4 है। प्रिंसिपल नंबर 5 बात करता है रिस्पेक्ट एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपकी एंटिटी को प्रमोट करना चाहिए ह्यूमन राइट्स को, रिस्पेक्ट करना चाहिए ह्यूमन राइट को। तो इट रेफर्स टू द ह्यूमन राइट इशू। कई बार आपकी एंटिटी ऑपरेट कर रही है तो उसके सामने ह्यूमन राइट इश्यूज आ सकते हैं। तो कहता है इट रेफर्स टू द ह्यूमन राइट इशू दैट मे हैपन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। तो आपकी एंटिटी की हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि वो ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करे, रिस्पेक्ट करे, प्रमोट करे। तो ये आपका प्रिंसिपल नंबर 5 है। फिर आता है प्रिंसिपल नंबर 6, ये इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये कहता है कि आपकी एंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए इन्वायरमेंट को। वो इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज को यूज कर रही है तो उनकी रिस्टोरेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी? तुम्हारी एंटिटी की होगी। तो दिस इज योर प्रिंसिपल नंबर 6। प्रिंसिपल नंबर 7 का नाम क्या है? इन्फ्लुएंस ऑन द पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपकी एंटिटी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए टुवर्ड्स द फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड एडुकेसी ऑफ द पॉलिसी। फिर आता है आपका प्रिंसिपल नंबर 8। ये प्रिंसिपल बात करता है सबका साथ सबका विकास। मतलब आपकी एंटिटी को प्रमोट करनी चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, क्योंकि सब आगे बढ़े, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम आगे जा रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। ये है आपका प्रिंसिपल नंबर 8, प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। फिर आता है प्रिंसिपल नंबर 9, इट टॉक्स अबाउट प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द कंज्यूमर इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। ये प्रिंसिपल आपको कहता है कि आपकी जो बिजनेस है उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? उसकी प्राइमरी पर्पस है इज टू क्रिएट वैल्यू, इज टू प्रोवाइड सच गुड्स एंड सच सर्विसेज टू द कस्टमर इन एक्सचेंज ऑफ अ रीजनेबल प्रॉफिट। मतलब आप अपने कस्टमर को यूजफुल प्रोडक्ट प्रोवाइड करो, ऐसे प्रोडक्ट प्रोवाइड करो, ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करो जो उनके लिए यूजफुल हो इन रिटर्न फॉर अ रीजनेबल प्रॉफिट। मतलब आप एक्सेसिव प्रॉफिट बनाने के लिए कुछ भी आप उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो दिस इज कॉल्ड प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द कस्टमर। मतलब जब आप गुड प्रोवाइड करो, कोई भी सर्विस उनको प्रोवाइड करो, तो उनकी यूजफुलनेस देखो, राइट, देखो कि आप कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो कस्टमर के लिए, एंड इट मस्ट बी डन इन द रिस्पॉन्सिबल मैनर। तो ये आपका प्रिंसिपल नंबर 9 है। तो सबसे पहले आपको 9 प्रिंसिपल के यहाँ पे नाम बताने हैं, यही नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट। देयर आफ्टर इसने क्या बोला है कि आपको ये बताना है कि ये 9 प्रिंसिपल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। तो अगर आप नीचे आओगे तो ये अलाइनमेंट है, जो आपकी ये यहाँ पे जो अलाइनमेंट दी हुई है ये आपके एसएम की ही कॉपी पेस्ट है। सो दिस इज द अलाइनमेंट ऑफ बीआरएसआर प्रिंसिपल्स विद द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो एक साइड पे इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिखे हुए हैं 17 जो हमने पढ़े थे, और एक साइड पे इसने प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं आपके 9 प्रिंसिपल, राइट। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा प्रिंसिपल किस गोल से जुड़ा हुआ है, और आपको ये लर्न करने हैं। अगर आप कर सकते हो तो आप इसको कर लेना। मेरे हिसाब से अगर इंस्टीट्यूट कभी क्वेश्चन पूछेगा तो एमसीक्यू में शायद पूछ सकता है, अदरवाइज इसका स्कोप बहुत ही ना के बराबर है। ये है क्या बेसिकली, पहले आप ये समझो। मैंने एक बेटर वे से इसका कहीं से स्क्रीनशॉट निकाला है। मुझे लगता है कि जो आपके इंस्टीट्यूट ने प्रेजेंटेशन करी है उसे बेटर प्रेजेंटेशन वुड बी दिस। अगर आप इस पिक्चर को देखोगे, यहां पे 1 2 3 4 5 ऐसे टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि नो पावर्टी, जीरो हंगर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो हमने पढ़े थे। एंड इसके साइड पे, इसके राइट साइड पे प्रिंसिपल का नंबर लिखा हुआ है। ये आपके बीआरएसआर के प्रिंसिपल है जो हमने अभी अभी देखे 9 प्रिंसिपल। तो कहता है कि कौन सा आपका प्रिंसिपल आपके इन गोल्स के साथ कैसे लिंक्ड है, मतलब कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज इन लाइन विद द विच प्रिंसिपल, ये आपको बताना है। तो यहां पे अगर आप फर्स्ट गोल देखोगे नो पावर्टी, उसके सामने लिखा हुआ प्रिंसिपल नंबर 3, प्रिंसिपल नंबर 4, प्रिंसिपल नंबर 8, राइट। ऐसा नहीं है कि इनके आपस में इनका कोई मतलब नहीं है, इन दोनों के सिमिलर मतलब निकलते हैं वहां पे। मतलब जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, राइट, और उसके रिस्पेक्ट में उसके सामने जो प्रिंसिपल लिखे हुए हैं उनका जो अल्टीमेट एम है वो मोर और लेस सेम है, देयरफॉर दीज आर लिंक्ड विद ईच अदर, राइट। अब इंस्टीट्यूट अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, वो आपसे एमसीक्यू में किसी वे से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, जैसे कि नो पावर्टी, ये आपका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो ये किस प्रिंसिपल के साथ अलाइंड है, राइट। तो हमें प्रिंसिपल के नाम दे देगा वो अलग अलग ऑप्शंस में, तो फिर आपको वहां पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किस प्रिंसिपल के साथ अलाइंड है। तो आपको ये पिक्चर चाहिए, तो अभी आप मैं रोक देती हूं आपके लिए, आप इस पिक्चर को ले सकते हो और आप क्या कर सकते हो मैं बताती हूं। आपकी बुक के अंदर जहां पे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला कंसेप्ट है, मैं दिखा देती हूं कहां पे है वो कंसेप्ट।
आप अगर कोई भी बच्चा इसको यूट्यूब पे देखने वाला है तो ऑब्वियसली आपके पास मेरी बुक नहीं होगी, जिस भी टीचर की बुक होगी उसकी बुक में डेफिनेटली या तो ये टेबल होगी, ये जो अलाइनमेंट की इंस्टीट्यूट की टेबल है ये वाली, राइट, ये जो मैट्रिक्स है, टेबल कहना भी से सही नहीं होगा, तो या तो ये होगी। अगर आप इससे फिगर आउट कर पा रहे हो, आपको इजी लग रहा है इससे करना, तो आप इसको रेफर कर सकते हो। इसका मतलब एक ही है। देखो अगर मैं तुम्हें दिखाऊं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1, इसके सामने कौन कौन सा प्रिंसिपल आ रहा है? प्रिंसिपल नंबर 3, प्रिंसिपल नंबर 4 एंड प्रिंसिपल नंबर आपका यहाँ पे आ रहा है 1 के सामने प्रिंसिपल नंबर 8, 3, 4, 8 आ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे आपको पिक्चर में लेके जाऊं तो यहाँ पे कौन कौन से प्रिंसिपल आ रहे हैं? प्रिंसिपल नंबर 3, प्रिंसिपल नंबर 4, प्रिंसिपल नंबर 8। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से इस पिक्चर से आपके लिए याद करना वुड बी इजी। रट्टा मत मारना, ध्यान से पढ़ना दोनों को, तब आपको लिंक समझ में आ जाएगा कि सिमिलर सी बातें हो रही है, देयरफॉर इनको लिंक किया गया है, राइट। अब यहाँ पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं एक एक प्रिंसिपल को पढ़ूं और एक एक मैं गोल को पढ़ूं और फिर आपको लिंक कराऊं। तो आपको मैं क्या बोल रही हूँ कि जहां भी आपकी बुक के अंदर, मैं आपको मेन बुक में लेके जाऊं, अगर मैं अपनी बुक में लेके जाऊं तो ये 17 डेवलपमेंट गोल्स हमने पढ़े थे, एक सेकेंड, यहाँ पे, तो ये आपके 17 SDGs हैं। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मुझे पोज करके इसके सामने जो प्रिंसिपल के नंबर लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे प्रिंसिपल के नंबर लिख सकते हो, जैसे कि प्रिंसिपल नंबर 3, 4, 8, राइट। तो जब आप इन 17 डेवलपमेंट गोल्स को जब भी पढ़ोगे तो आपके सामने नंबर होंगे, तो आपकी एक विजुअल मेमोरी है। मैं ये तो नहीं कहती कि आपको सारे के सारे ही प्रिंसिपल दिमाग में चिपक जाएंगे, लेकिन इतनी श्योरिटी मैं देती हूं अगर तुम समझ के करोगे तो मैक्सिमम प्रिंसिपल, कौन सा गोल किस प्रिंसिपल के साथ लिंक्ड है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो जो इंस्टीट्यूट ने ये अलाइनमेंट की, ये आपको शो करी हुई ना, ये प्रेजेंटेशन, इससे बेटर प्रेजेंटेशन आई वुड से कि आप ऐसे याद रखो, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछेगा तो MCQ वगैरह में ही यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, राइट। अब मैं आगे बढ़ रही हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, यही आपसे पूछा गया था, आपको अलाइनमेंट बतानी थी बस। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ये भी आपकी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ग्लोबल ट्रेंड्स इन द सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। तो इसने 3 ट्रेंड यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। एक है आपका GRI, दैट इज ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। दूसरा है आपका CDP, दैट इज कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, ये हमने डिस्कस किए हुए सारे के सारे। तीसरा है आपका इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, राइट। सबसे पहले बात कर लेते हैं GRI की। 3 पॉइंट है, तीनों को मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। सबसे पहले GRI क्या करता है? GRI आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है रिपोर्ट करने में, ये रिपोर्टिंग का ही फ्रेमवर्क है तीनों, ठीक है। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है टू रिपोर्ट ऑन 3 एस्पेक्ट, दैट इज इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट, राइट। फिर यहां पे आपकी एंटिटी को डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर। तो कहता है जनरल डिस्क्लोजर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड बाय द एंटिटी। ये किससे रिलेटेड होते हैं? आपके इन्हीं 3 एस्पेक्ट से, दैट इज अंडर दिस स्टैंडर्ड आर इकोनॉमिक, एनवायरमेंट एंड सोशल। तो यहां पे ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो अपने 3 एस्पेक्ट पे रिपोर्टिंग कर सके, दैट इज इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट। तो इन 3 एस्पेक्ट के रिलेशन में आपकी एंटिटी को डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। रिपोर्ट जो एड्रेस्ड होती है, ये रिपोर्ट एड्रेस्ड होती है टू दी ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द एंटिटी। देयर आफ्टर आपका एक और यहां पे फ्रेमवर्क आता है, दैट इज कॉल्ड कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, दैट इज CDP, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। इसका मेन फोकस होता है ग्रीन हाउस की गैस का एमिशन। तो कहते हैं इट कैप्चर्स इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस डाटा, कि आपकी जो एंटिटी जब वो फंक्शन कर रही है, जब वो परफॉर्म कर रही है, तो वो इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन कितनी कर रही है। तो इट कैप्चर्स इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस डाटा ऑफ योर एंटिटी विच इज रिलेटेड टू, और उस डाटा के अंदर होता क्या है? इट इज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन, वाटर, फॉरेस्ट एंड सप्लाई चेन। Major details which are required to be reported in this report are related to climate change, forest and water security. ये रिपोर्ट किसको एड्रेस होती है? ये रिपोर्ट एड्रेस होती है इन्वेस्टर्स को, बायर्स को एंड अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ द एंटिटी को। तो इसका मेन फोकस क्या होता है? आपकी एंटिटी की एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस डाटा का डिस्क्लोजर, ठीक है। फिर तीसरा फ्रेमवर्क यहां पे आ रहा है आपका इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसको आप बोलते हो IIRC। सो इस फ्रेमवर्क के अंदर प्रिंसिपल्स हैं, गिव मी अ सेकंड, हाँ,
तो थर्ड फ्रेमवर्क इज इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल्स फॉर योर एंटिटी टू डू द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, राइट। और इस रिपोर्ट के अंदर आपकी एंटिटी बताती है कि उनका आउटलुक क्या है, उनका ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू बताती है, वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, उनके बिजनेस मॉडल क्या है। तो ये सारी रिपोर्टिंग होती है आपकी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के अंदर। तो कहता है IIRC, दैट इज इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इट प्रोवाइड्स द गाइडिंग प्रिंसिपल एंड कंटेंट एलिमेंट इन ऑर्डर टू अलाउ द कंपनीज टू प्रोड्यूस देयर इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। तो ये प्रिंसिपल प्रोवाइड करती है जिसके बेसिस पे आपकी कंपनी अपनी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग करती है, राइट। एंड इस इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के अंदर होता क्या है, दिस रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, बिजनेस मॉडल, रिस्क, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेटजीज, परफॉर्मेंस आउटलुक, etc। फिर आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे क्वेश्चन आ सकता है, ऑल्दो इसको आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी पढ़ते होगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ रहा है व्हाट आर द 6 C's ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। तो 6 कैपिटल कौन कौन सी हैं आपकी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की। तो सबसे पहले यहां पे आती है फाइनेंशियल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल इट इज रिलेटेड टू द फंड्स, मतलब फाइनेंस विच इज अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन, जिस फंड्स को वो यूज करती है फॉर प्रोवाइडिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। तो कहता है फंड्स अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। अब ये जो फाइनेंस होता है, ये जो फंड्स होते हैं, इट मे बी रेज्ड थ्रू डेट हो सकता है, ये इक्विटी हो सकती है, ग्रांट हो सकती है, राइट। सो फाइनेंशियल कैपिटल इट इज रिलेटेड टू द फंड्स विच आर अवेलेबल विद द एंटिटी। सेकेंड कैपिटल होती है आपकी मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, ये ह्यूमन क्रिएटेड कैपिटल्स होती है, राइट। इसके अंदर आपके इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे आपकी बिल्डिंग होगी वो आते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सो ये कवर्ड होती है आपकी मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल के अंदर। इसको भी तुम्हारी एंटिटी यूज करती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो कहते हैं इट इज सीन एज ह्यूमन क्रिएटेड प्रोडक्शन ओरिएंटेड इक्विपमेंट एंड टूल्स एंड इट इज अवेलेबल फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड्स बिल्डिंग्स। तो ये क्या है, ये ह्यूमन ने बनाई हुई कैपिटल, इट इज मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। बिल्डिंग कौन बनाता है, ह्यूमन बनाता है, राइट। आप बिल्डिंग को कैसे यूज करते हो, आपकी एंटिटी बिल्डिंग को यूज करती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो ये आपकी ह्यूमन मेड कैपिटल है, राइट। सो इट इंक्लूड्स बिल्डिंग, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड, पोर्ट्स, ब्रिजेस, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, etc। तीसरी कैपिटल कौन सी हुई, तीसरी कैपिटल होती है आपकी नेचुरल कैपिटल। इसके अंदर आते हैं आपके नेचुरल रिसोर्सेज। सो इट इंक्लूड्स वाटर, जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज है जिनको आपकी एंटिटी यूज करती है, सच एज वाटर, लैंड, मिनरल्स, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, हेल्थ, राइट। फिर आती है आपकी ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड्स ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब आपके इंप्लॉयज के पास स्किल कैसी है, उनके पास नो हाउ कैसी है, तो ये आपकी ह्यूमन कैपिटल का हिस्सा बनती है। सो इट इंक्लूड्स पीपल्स स्किल, मतलब आपके इंप्लॉयज की स्किल, उनकी एक्सपीरियंस, उनकी कैपेसिटी, मोटिवेशन टू इनोवेट, आपके इंप्लॉयज कितने मोटिवेटेड हैं इनोवेशन को लेकर, राइट। क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा लेजी हैं, वो जैसे काम चल रहा है वो वैसे ही करना चाहते हैं, तो आपकी ह्यूमन कैपिटल उतनी अच्छी नहीं होगी, राइट। फिर कहते हैं इट ऑल्सो इंक्लूड देयर अलाइनमेंट विद एंड सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड एथिकल वैल्यूज सच एज इट्स रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ऑब्वियसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंप्लॉइज को कितनी इंपॉर्टेंस देती है, उनके राइट्स को कितना प्रोटेक्ट करती है, इससे भी अफेक्ट करती है आपकी ह्यूमन कैपिटल। फिर कहते हैं अबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी, आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो कितने अच्छे से आपके ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजीज को समझते हैं और कितने अच्छे से वो इंप्लीमेंट कर पाते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजीज को, इससे भी अफेक्ट करती है आपकी ह्यूमन कैपिटल। एंड देयर लॉयल्टीज एंड मोटिवेशंस, कितने लॉयल है आपके एम्प्लॉइज आपके ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, कितने मोटिवेटेड है फॉर इंप्रूविंग द प्रोसेसेस। तो जितने ज्यादा लॉयल वो होंगे, जितने ज्यादा वो मोटिवेटेड होंगे, जितनी ज्यादा स्किल होगी उनके पास, उतनी ही ज्यादा अच्छी तुम्हारी ह्यूमन कैपिटल होगी। समझ में आया। फिर आती है आपकी सोशल कैपिटल। यहां पे आते हैं आपके सोशल रिलेशनशिप्स। तो कहते हैं इट इंक्लूड्स इंस्टीट्यूशन एंड रिलेशनशिप, जो आपका बिजनेस एस्टैब्लिश करता है विद इन कम्युनिटी एंड बिटवीन ईच कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, एंड अदर नेटवर्क्स which enhance in order to enhance the individual and collective beings। और हमें ये रिलेशनशिप चाहिए होते हैं so that we connect with each other and ultimately ये हमारी collective well-being को enhance करता है, राइट। तो ये होती है हमारी सोशल कैपिटल। फिर आती है इंटेलेक्चुअल कैपिटल। इंटेलेक्चुअल कैपिटल मतलब हमारे पास पेटेंट कितने हैं, हमारी नो हाउ कितनी है। तो कहते हैं इंटेलेक्चुअल कैपिटल इट इंक्लूड्स इंटेंजिबल्स विच आर एसोसिएटेड विद द ब्रांड एंड रेपुटेशन, आपके बिजनेस का ब्रांड का नाम कितना है, उसकी रेपुटेशन कितनी है, पेटेंट, कॉपीराइट, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, etc। ये सब क्या होगी आपके बिजनेस की इंटेलेक्चुअल कैपिटल। तो ये 6 C's होते हैं आपके।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, अगेन अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग द एश्योरेंस इन BRSR। तो जब आपकी जो एंटिटीज हैं वो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करती हैं तो उसके ऊपर एश्योरेंस भी लेती हैं वो, ठीक है। तो जो भी सीए आपकी एश्योरेंस प्रोवाइड करेगा तो उसको किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी एश्योरेंस प्रोवाइड करनी, ये आपका क्वेश्चन है, राइट। तो ये स्टेप हमने आपके चैप्टर के अंदर ही कवर किए थे। स्टेप नंबर 1 क्या है कि वो प्रिलिमिनरी एक ओवरव्यू ले ले आपकी ESG रिपोर्ट का जिसके ऊपर उसको एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, राइट। एंड उसकी जो पैरामीटर है उस रिपोर्ट के अंदर उनका, तो कहता है प्रिलिमिनरी रिव्यू ऑफ द ESG रिपोर्ट एंड पैरामीटर। स्टेप नंबर 2, यहां पे वो क्या काम कर सकता है, वो ऑन साइट जाकर असेसमेंट कर सकता है एंड इसके साथ साथ वो वेरिफिकेशन करेगा आपकी ESG रिपोर्ट की। फिर स्टेप नंबर 3 में जो भी उसने वेरिफिकेशन करी वह उसके रिस्पेक्ट में उसको जो भी फाइंडिंग्स मिली, जो भी उसको ऑब्जर्वेशन बतानी है मैनेजमेंट को, उसके रिस्पेक्ट में वो इशू कर सकता है कि असेसमेंट रिपोर्ट एंड असेसमेंट स्टेटमेंट। फिर जो उसने फाइंडिंग्स बताई मैनेजमेंट को, सामने से जो भी रिस्पॉन्स आया उन रिस्पॉन्स का रिव्यू भी करेगा। सो ही विल रिव्यू द रिस्पॉन्सेज एंड क्लैरिफिकेशन ऑन द फाइंडिंग्स। देयर आफ्टर ही विल ऑल्सो सबमिट दी फाइंडिंग्स ऑफ दी ऑन साइट असेसमेंट जो उसने करी थी स्टेप नंबर 2 के ऊपर एंड डॉक्यूमेंट करेगा वो अपनी रिव्यू को। लास्ट में वो रिपोर्ट बना देगा अपनी। तो कहता है स्टेप नंबर 6 में ही विल प्रिपेयर द असेसमेंट और वेरिफिकेशन रिपोर्ट इंक्लूडिंग द फाइनल रिजल्ट ऑफ द असेसमेंट, राइट। तो ये आपके टोटल मेथड्स हैं, स्टेप्स है जिसको आपका ये अकाउंटेंट फॉलो करेगा जो आपकी अश्योरेंस प्रोवाइड करेगा इस BRSR के ऊपर। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है What is the auditor's role on ESG aspect in an audit of the financial statement of company? क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो ऑडिटर है वो अपनी नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिट जब कंडक्ट कर रहा है, मतलब आप जब भी किसी एंटिटी की स्टैट्यूटरी ऑडिट को कंडक्ट करते हो तो वहां पे आपका रोल क्या है ऑन ESG एस्पेक्ट, ये आपको बताना है। मतलब जब ऑडिटर ऐसे नंबर 315 लगाएगा स्टैट्यूटरी ऑडिट करते वक्त तो उसको एंटिटी को समझना है, उसके एनवायरनमेंट को समझना है, जो भी रिस्क है उसकी इवैल्यूएशन करनी है। तो उस टाइम पे जब वो एंटिटी को समझेगा, उसके एनवायरनमेंट को समझेगा, तो आपके क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क की असेसमेंट भी उसे करनी पड़ेगी, राइट। मतलब सिंपल सी बात है, जब आपका ऑडिटर ऐसे नंबर 315 में रिस्क की असेसमेंट करेगा तो जो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क है उनको भी कंसिडर करेगा आपका ऑडिटर, राइट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिट की ही बात हो रही है। तो कहते हैं ऑडिटर का रोल क्या होगा ऑन ESG एस्पेक्ट इन एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ऐसे नंबर 315 की उसको कंसिडरेशन लेनी है। तो कहता है कंसिडरेशन ऑफ द क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। ऐसे नंबर 315 में आपका ऑडिटर एंटिटी को समझता है, उसके एनवायरमेंट को समझता है, क्यों, ताकि वो रिस्क की असेसमेंट कर सके। तो जब वो एंटिटी को समझेगा, एनवायरमेंट को समझेगा, तो वो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को भी इवेल्युएट करेगा। तो कहता है इन डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी ऑडिटर शुड इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड हाउ दिस रिस्क में बी रेलिवेंट टू ऑडिट। एंड ऑडिटर ये भी कंसिडर करेगा कि क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क ऑडिट के लिए कैसे रेलिवेंट हो सकते हैं। क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क कुड बी मोर रेलिवेंट इन सर्टेन सेक्टर और इंडस्ट्रीज। कुछ टाइप की इंडस्ट्रीज में, कुछ टाइप के सेक्टर्स में जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा होगा तो वहां पे क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको ज्यादा कंसिडरेशन देने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि तुम्हारा बैंकिंग सेक्टर हो गया, कहते हैं सच एज बैंक एंड इंश्योरेंस सेक्टर, सच एज एनर्जी सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, मटीरियल एंड बिल्डिंग, एग्रीकल्चरल एंड फूड प्रोडक्ट। मतलब जब आपका ऑडिटर इस टाइप की इंडस्ट्री में ऑडिट कर रहा होगा तो उसको ज्यादा रेलिवेंस देनी पड़ेगी क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को अपनी ऑडिट के लिए। फिर कहते हैं स्टेक होल्डर्स आर सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑडिटर्स रिपोर्ट अबाउट हाउ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क वर एड्रेस्ड इन द ऑडिट। तो आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं जब वो आपके ऑडिटर की रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो वो भी इंटरेस्टेड होंगे इन नोइंग कि आपके ऑडिटर को जो भी क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क मिले ऑडिटर ने उनको एड्रेस कैसे किया, मतलब उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्सेज कौन से बनाए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। हैंस ऑडिटर need to be aware of and may face increasing pressure for transparency about climate related matters in the audit report। तो कहते हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके ऑडिटर के साइड से ज्यादा मैटर को डिस्क्लोज करना पड़े रिलेटिंग टू क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क इन दी ऑडिट रिपोर्ट। मतलब वो अपनी रिपोर्ट में एक पैराग्राफ डाल सकता है, EOM पैराग्राफ वगैरह, राइट। तो ये यहां पे बात कर रहा है। फिर बात आ जाती है ऑडिटर रिपोर्ट की।
जो लास्ट का पॉइंट है उसकी कंटिन्यूशन में पकड़ो इसको। कहते हैं ऑडिटर रिपोर्ट एक की मैकेनिज्म होता है ऑफ कम्युनिकेशन टू द यूजर्स अबाउट द ऑडिट दैट वाज परफॉर्म। ये तो एक कॉमन सी लाइन लिखी हुई है कि ऑडिटर रिपोर्ट होती क्या है, ये एक कम्युनिकेशन होती है जो ऑडिटर करता है किसको, टू द यूजर्स ऑफ द रिपोर्ट, किस चीज को लेकर, अबाउट द ऑडिट दैट वाज परफॉर्म्ड। फिर कहता है इन एडिशन टू द ऑडिट ओपिनियन, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर ओपिनियन तो देता ही है, इसके साथ साथ इसकी रिपोर्ट प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन अबाउट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो हमने जब 700 में आपके ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट देखे तब हमने देखा था कि एक ओपिनियन का पैराग्राफ होता है, एक ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो हमें बताता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। तो कहता है इन एडिशन टू द ऑडिट ओपिनियन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हेन रिक्वायर्ड एन understanding of the matters of most significance in the audit and how they were addressed। और जहां पे ऑडिटर को लगता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट उसको कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिला तो उस मैटर को भी वो यूजर्स को कम्युनिकेट करता है अपनी रिपोर्ट में एक ईओएम पैराग्राफ डाल के कि क्या उसको मैटर मिला और उसने कैसे उसको एड्रेस किया। तो कहता है इन सम सर्कमस्टांसेस इट मे वारंट इंक्लूजन ऑफ ईओएम पैराग्राफ इन ऑर्डर टू ड्रॉ अटेंशन टू डिस्क्लोजर that are of fundamental importance to the users of understanding of the financial statements। राइट तो इसने बोला कि अगर किसी मैटर को लेकर जो मेरे ऑडिटर को ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है यूजर्स के लिए सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उन मैटर्स को एक पैराग्राफ में डाल सकता है ईओएम पैराग्राफ के अंदर। Auditor should determine whether entity has appropriately disclosed relevant climate-related information in financial statement in accordance with the requirement of applicable FRF। कहता है ऑडिटर इसके साथ साथ ये भी डिटरमाइन करता है, इस चीज को लेकर भी एविडेंसेस कलेक्ट करता है कि जो क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर आपकी मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देने चाहिए थे, क्या उसने उन डिस्क्लोजर को दिया एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दैट इज AS Ind AS when relevant before considering climate related matters in the auditor's report। अगर नहीं दिया डिस्क्लोजर तो फिर वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसको इवेल्युएट करेगा। समझ में आ गया। फिर रीडिंग दी अदर इंफॉर्मेशन, ये एक काम है जो और आपका ऑडिटर करेगा। रीडिंग दी अदर इंफॉर्मेशन मतलब क्या, यहाँ पे एप्लीकेबल होता है एसए नंबर 720, यहाँ पे गलती से 710 लिखा हुआ है, यहाँ पे 720 आएगा। तो कहते हैं टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एसए नंबर 720 ऑडिटर शुड रीड द अदर इंफॉर्मेशन। क्यों करेगा वो अदर इंफॉर्मेशन को रीड, इन ऑर्डर टू इवेल्युएट लुक आउट फॉर द consistency with the information which is disclosed in the financial statement and information that is publicly communicated to the stakeholders outside the financial statement such as management report narrative in the annual report। सिंपल सी बात है, कह रहा है कि ऑडिटर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर एसए नंबर 720 उसके साथ भी आपके ऑडिटर को कंप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ऑडिटर को अदर इंफॉर्मेशन को रीड करना पड़ेगा, जो इंफॉर्मेशन आपकी मैनेजमेंट ने एनुअल रिपोर्ट के अंदर प्रोवाइड करी है उसको रीड करना पड़ेगा। क्यों? ताकि वो इवेल्युएट कर सके कि आपकी मैनेजमेंट जो इंफॉर्मेशन एनुअल रिपोर्ट में प्रोवाइड कर रही है और जो इंफॉर्मेशन आपकी मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रोवाइड करी है ये दोनों कंसिस्टेंट है, इन दोनों के बीच में डेविएशन नहीं है, इनकंसिस्टेंसी नहीं है। वापिस से आ जाओ, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप ऑडिटर हो, आप नॉर्मल ऑडिट कर रहे हो, एसएस के अकॉर्डिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो, तो आप ईएसजी के एस्पेक्ट को कैसे कंसिडर करोगे? राइट तो यहां पे कहता है कि जब ऑडिटर अपनी ऑडिट करेगा तो एसए नंबर 315 लगाएगा, वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा एंटिटी की, उसके एनवायरमेंट की। मतलब क्यों कर रहा है वो अंडरस्टैंडिंग एंटिटी की, उसके एनवायरमेंट की ऑब्टेन, ताकि वो रिस्क की असेसमेंट कर सके। तो जब वो रिस्क की असेसमेंट करेगा ना तो वो आपके क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को भी इवेल्युएट करेगा। ये आपने यहां पे पढ़ा। देयर आफ्टर कहता है कि जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपके यूजर्स है रिपोर्ट के, वो हो सकता है ट्रांसपेरेंसी की एक्सपेक्टेशंस रखे आपके ऑडिटर से। मतलब कि कौन कौन से उसको क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क मिले, कैसे उसने रिस्पॉन्ड किया, इसके रिलेशन में हो सकता है दे माइट आस्क फॉर द डिस्क्लोजर। एंड आपके ऑडिटर को भी अगर कोई ऐसे मैटर हैं जो उसको इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो उसके सामने आए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, जो उसको लगता है कि यूजर्स को पता होनी चाहिए, तो उनको भी वो डिस्क्लोज कर सकता है इन द ईओएम पैराग्राफ। तो सेकंड में आपने रिपोर्टिंग की बात करी,
राइट। थर्ड में वो बात कर रहे हैं कि ऑडिटर इस चीज को भी चेक करेगा कि जितने भी क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर आपकी मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर देने चाहिए थे एज पर द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दैट इज एएस इंड एस, क्या वो डिस्क्लोजर दिए या नहीं दिए, और अगर नहीं दिए तो फिर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा उसके ओपिनियन के ऊपर, उसको इवेलुएट करेगा। फिर ऑडिटर अदर इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा एज पर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज स्पेसिफाइड इन एसे नंबर 720 इन ऑर्डर टू इवेलुएट कि क्या जो इंफॉर्मेशन आपकी मैनेजमेंट ने अदर इंफॉर्मेशन सच एज एनुअल रिपोर्ट के अंदर प्रोवाइड करी है, क्या उस इंफॉर्मेशन के बीच में और जो इंफॉर्मेशन आपकी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रोवाइड करी है उन दोनों के बीच में कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे पॉइंट्स लिखने हैं। आप इसको याद कैसे रख सकते हो, मतलब इन हेडिंग्स को आप कैसे याद रख सकते हो? सबसे पहले आप एसे नंबर 315 याद रखो, राइट। फिर आप EOM एसे नंबर 706 याद रखो, फिर आपको याद आ जाएगा कि ऑडिटर रिपोर्ट की बात हुई थी वहां से, राइट। फिर आप याद रखो कि जो भी डिस्क्लोजर देने हैं एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फिर आप याद रखो एसे नंबर 720। तो ऐसे आपको 4 पैराग्राफ में आंसर लिखना है, ठीक है। अब आते हैं आपके पार्ट नंबर 3 की तरफ, जो है कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी। यहां भी ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले आपको केस स्टडी पढ़वाएगा, काफी अच्छी खासी बड़ी केस स्टडी है, और देर आफ्टर ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन बहुत इजी है। केस स्टडी कहती है दैट द एग्रोकेमिकल सेक्टर इज अबाउट $35 बिलियन इंडस्ट्री इन इंडिया। काफी बड़ा आपका ये सेक्टर है, जीडीपी में काफी इसकी ह्यूज परसेंटेज होगी। कहते हैं कि $35 बिलियन की इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर। इंडियन एग्रोकेमिकल मार्केट इज सेगमेंटेड बाय प्रोडक्ट टाइप, दैट इज फर्टिलाइजर की एक मार्केट है, आपकी पेस्टिसाइड्स की एक मार्केट है, ETC, एंड एप्लीकेशन दैट इज क्रॉप बेस्ड एंड नॉन क्रॉप बेस्ड। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहां पे कुछ एग्रोकेमिकल सेक्टर के बारे में बात हो रही है। आगे कहते हैं इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्सपोर्टर्स ऑफ एग्रोकेमिकल्स इन द वर्ल्ड। कहते हैं सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी आपकी ये जो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है इंडिया की, इट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट एक्सपोर्टर्स एंड इज बीइंग keenly looked at as an ideal hub for export oriented production of agrochemicals। मतलब अच्छा खासा नाम है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी हमारे एग्रोकेमिकल सेक्टर का। ओके, there has been recent surge in production of agrochemicals to overcome problem such as lack of right nutritious element required for proper growth of crop etc। कहता है कि प्रॉब्लम थी कुछ तो क्रॉप में। प्रॉब्लम क्या थी कि जो न्यूट्रिशन चाहिए था ताकि क्रॉप आपकी सही वे से ग्रो कर पाए, वो न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं था, जिस वजह से रिसेंटली काफी प्रोडक्शन हुई है आपकी एग्रोकेमिकल्स में। While there is low awareness about the use and impact of agrochemicals, फार्मर्स को ज्यादा कुछ पता नहीं है कि क्या इंपैक्ट पड़ सकता है इन एग्रोकेमिकल्स को यूज करने का उनकी फसलों के ऊपर, राइट। There is also a push from the industries to use more agrochemicals, linking it to a better yield। फिर भी उनके ऊपर एक प्रेशर है कि तुम इन केमिकल्स को यूज करो ताकि बेटर yield तुम्हें मिल सके। The continuous and increased use of agrochemicals seems to have an adverse impact of human, chemical and nature। अच्छा, ओके, कहते हैं द कॉन्टिन्यूस एंड इंक्रीज्ड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल सीम्स टू हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन, एनिमल्स एंड नेचर इन होल। तो कहते हैं कि एग्रोकेमिकल है क्योंकि, तो इसका एक एडवर्स इंपैक्ट पड़ रहा है ह्यूमंस के ऊपर, एनिमल के ऊपर, नेचर के ऊपर। टॉक्सिसिटी लेवल्स ऑफ एग्रोकेमिकल्स आर हार्मफुल, बहुत हार्मफुल है जिस लेवल की टॉक्सिसिटी है आपके केमिकल्स के अंदर। नॉट ओनली टू द वर्कर्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो बना रहे हैं उनके लिए तो ये हार्मफुल है ही है, बट ऑल्सो टू द फार्मर्स, जो इसको यूज कर रहे हैं फार्मर्स, उसके लिए भी ये केमिकल्स टॉक्सिक है, सोयल के लिए टॉक्सिक है, एंड जो एंड कंज्यूमर है, मान लो कि जिस भी फसल के लिए तुमने इन केमिकल्स को यूज किया तो जो इनको बना रहा है उसके लिए भी ये हार्मफुल है। फिर फार्मर्स इसको अपनी फसल पे यूज करें, फार्मर के लिए भी ये हार्मफुल है। फिर जो क्रॉप आपने उगाई उसको जब एंड यूजर यूज करने वाले हैं, तो जब वो यूज करेंगे उस ग्रेन को या जो भी वो सब्जी उगा रहे हैं, तो वहां पे भी ये केमिकल है। द सेंट्रल Insecticide Board CIB of India has categorized agrochemical industry levels based on labeling system using red, yellow, blue and green labels। तो उन्होंने लेबल्स दे दिए हैं कि भाई ये वाला केमिकल तुम बना रहे हो तो इसका रेड लेबल है, ये वाला केमिकल बना रहे हो तो इसका येलो लेबल है, so on and so forth। सबसे डेंजरस लेबल क्या है? रेड लेबल। तो कहता है where red is the most toxic and green is the least toxic।
मोस्ट ऑफ द रेड लेबल्ड प्रोडक्ट्स आर बैंड अब्रोड। तो इंडिया में बन रहे हैं वो प्रोडक्ट एग्रोकेमिकल से, जो रेड लेबल प्रोडक्ट है वो इंडिया के बाहर बैंड है, बट दीज आर बीइंग सोल्ड इन इंडिया ड्यू टू द लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। बट इंडिया में अभी भी बिक रहे हैं प्रोडक्ट, क्योंकि इंडिया में एज सच कोई भी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं है जो इनकी सेल को रोके। In India, it is estimated that almost 25% of the total amount of agrochemicals which is sold are counterfeit product। कहता है कि इंडिया में ऐसा है कि जितना एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट बिकता है उसमें से 25% नकली प्रोडक्ट होते हैं, मतलब फेक प्रोडक्ट होते हैं, जाली। The quality and the efficacy of these counterfeit product differ from the original product। Obviously, अगर वो नकली प्रोडक्ट है तो उनकी क्वालिटी में फर्क होगा, which can lead to the reputational damages for the company। जिससे क्या हो रहा है कि जो ओरिजिनल आपकी कंपनीज है उनकी रेपुटेशन खराब हो रही है। Agrochemical companies need to add barcodes or other identifying technologies to their product packaging to allow end use consumers to check for the authenticity। तो कहता है कि जिसकी वजह से होना क्या चाहिए कि आपकी इन कंपनीज को अपने प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड्स ऐड करने चाहिए, जिससे कि आपका एंड यूजर्स आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा प्रोडक्ट जेन्युइन है, कौन सा प्रोडक्ट फेक है, ताकि वो ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट को इवेलुएट कर सके। ऑल्सो सिंस इंडिया इज मल्टीलिंगुअल कंट्री, बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं इंडिया के अंदर, द कंपनीज विल हैव टू पब्लिश द यूसेज इंस्ट्रक्शन इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। और कैसे इन केमिकल्स को यूज किया जाए इसके रिलेटेड इंस्ट्रक्शन आपकी कंपनीज को मल्टीपल लैंग्वेजेस में देने की नीड है। तो कहता है कंपनी ए एंड कंपनी बी। अब यहां से आपका क्वेश्चन देखा जाए तो सही शुरू हो रहा है, ऊपर कहानी थी, मैं हमेशा पढ़ती हूँ हर एक चीज को, तो इस वजह से मैंने वो कहानी भी पढ़ दी। कहता है कंपनी, इसका एक रीजन भी होता है क्योंकि जितनी ज्यादा आप स्टडी करते हो, बहुत एक बच्चे ने तो शायद कमेंट डाला था कि आप एमसीक्यू को कैसे पढ़ाया करो। आप एमसीक्यू को ऐसे पढ़ाया करो कि सबसे पहले आप ऑप्शन पढ़ो, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको नीचे, यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बेस्ड आपका केस सिनेरियो है, जहां पे भी आपके एमसीक्यू है या इसमें भी है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, देयर आफ्टर फिर आप उस पार्ट पे जाओ केस स्टडी के और वो रिस्पेक्टिव पार्ट पढ़ो बस। तो आप मुझे बताओ, ये अगर मैं आपको ऐसे पढ़ाई कराऊंगी तो आपको जीवन में कभी भी केस स्टडी पढ़नी ही नहीं आएगी, क्योंकि एग्जाम में सेम केस स्टडी तो आनी नहीं है। इस जैसी केस स्टडी आएगी सिमिलर या बिल्कुल ही नई केस स्टडी बन के आएगी। जब तक आपको केस स्टडी अटेम्प्ट नहीं करनी आती, जब तक आपको पढ़ना ही नहीं आएगा, जब तक आपको इंटरप्रिटेशन नहीं करनी आएगी, तो आप कभी भी अच्छे मार्क्स एमसीक्यूज में नहीं ले सकते। आपके मार्क्स एमसीक्यू में तब तक ही आएंगे जब तक सेम केस स्टडी आएगी, राइट। तो आप जब भी जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपकी हमेशा कोशिश यही होनी चाहिए, अनलेस आपके पास एग्जाम में टाइम ही नहीं बचा है कि भाई आप पूरी केस स्टडी बैठ के पढ़ो। ऐसा हो जाता है कई बार कि आपने सारा जो टाइम है वो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन सोल्व करने में निकाल दिया और एमसीक्यू के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा, तो फिर वो एक एनोमली सिचुएशन है। तो फिर वहां पे तुम ये शॉर्टकट अप्लाई करने का सोच सकते हो, अदरवाइज आपको नहीं करनी चाहिए शॉर्टकट अप्लाई। कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो है, फिर आप देखो कि उस रिस्पेक्टिव क्वेश्चन में कौन सा प्रोविजन की बात हो रही है, फिर ऊपर जाके उस प्रोविजन को पढ़ो। तो कितना गलत अप्रोच है ये। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, अगर कोई ढंग की केस स्टडी आ गई ना, कोई ढंग की केस स्टडी मतलब घुमाने वाली केस स्टडी आ गई, आप 4 बार भी ऐसे पढ़ोगे तो भी आपको केस स्टडी समझ में आने वाली है नहीं, क्योंकि केस स्टडी की एक लाइन के बाद दूसरी लाइन की लिंकिंग होती है। यहाँ पे एक स्टोरी है वो आपके लिए जो बिल्ड कर रहा है, और जब आपका दिमाग स्टोरी को पढ़ता है ना, तब आपका दिमाग भी वैसे चलना शुरू हो जाता है कि ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है, अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो जब आपका दिमाग, जब आप क्वेश्चन तक पहुंचते हो ना नीचे, तब तक आपका दिमाग खुल चुका होता है कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सबसे पहले उठाओगे ही क्वेश्चन, है ना, तो फिर जब आप सीधा क्वेश्चन के ऊपर अटैक कर रहे हो तो आपका दिमाग तो लिमिटेड है ना, आपने सिर्फ क्वेश्चन को ही समझा है। तो आप समझने की कोशिश करो मैं कहना क्या चाह रही हूँ यहाँ पे। ये टाइम ऑब्वियसली लगता है जब आप कोई चीज करने के लिए बैठ रहे हो, जहां पे मैं बचाने की कोशिश करती हूँ टाइम को, वहां पे मैं जल्दी करती हूँ अपने एंड पे भी, ठीक है। लेकिन जहां पे टाइम लगना चाहिए, 30 नंबर कोई छोटी बात थोड़ी होती है यार। अगर तुम्हें 30 में से 30 नंबर मिल जाए डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में, ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में, पास होने के लिए तुम्हें कितने मार्क्स चाहिए? सिर्फ 10 नंबर। पूरे 70 मार्क्स में से सिर्फ 10 नंबर चाहिए तुम्हें पास होने के लिए। मैं कहती हूं तुम 20 नंबर भी आराम से लेकर आ सकते हो, नहीं लेकर आ सकते 70 में से 20 नंबर लेना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे बच्चे ना उनको लाइटली लेते, कहते देख लेंगे जब आएगा, इतना तो ऑडिट पड़ा है, क्या हम केस स्टडी एमसीक्यू का भी आंसर नहीं दे सकते? 4 ऑप्शन ही तो हमारे सामने, इतना कोई आसान नहीं होता है, ठीक है। तो आप कोशिश किया करो कि पढ़ो एक बार तो, एटलीस्ट इंस्टीट्यूट ने तुम्हें कुछ दिया है उसको पढ़ो यार।
तुम अपने एंड पे तुम्हें बोरिंग लग रहा है, अभी कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसको देखकर तो तुम सुन सकते हो ना, उसको भी तुम अगर टपाओगे कि मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन के ऊपर ही आ जाता हूँ सीधा सीधा, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन कहता है आगे, दैट कंपनी ए एंड बी आर बोथ लिस्टेड कंपनीज एंड पार्ट ऑफ टॉप। एक चीज को हमेशा याद रखना, अगर तुम टाइम लगाओगे सब्जेक्ट के ऊपर ऑडिट, जो तुम्हें मुश्किल लगता है, तो वो मुश्किल नहीं लगेगा। अगर तुम टाइम नहीं लगाओगे तो फिर हमेशा मुश्किल लगेगा। तुम इस जीवन में किसी भी टीचर से क्लास ले लो, फिर कोई भी, क्योंकि कोई तुम्हें घोट के नहीं पिला सकता। ये चीज तुम्हें हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी। टीचर के एफर्ट्स होते हैं, मैं मानती हूँ इस चीज को यार। टीचर अगर सामने से तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहा है, वो एनर्जी शो कर रहा है, वो एक्साइटमेंट शो कर रहा है पढ़ाते वक्त, तो तुम्हारा मन करता है उसको पढ़ने का, सुनने का, वो होता है उसका। बट मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हारा भी तो इनिशिएटिव है ना। अगर तुम इनिशिएटिव ही नहीं दोगे तो तुम याद ही नहीं करने के लिए बैठ रहे हो, तुम रिवाइज ही नहीं कर रहे हो, तो वो लेम हो जाएंगी सारी चीजें। तो बैलेंस में बना के रखना पड़ेगा। अगर तुम टाइम दोगे सब्जेक्ट को तो तुम्हारे मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि ऑडिट सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आते हैं। तुम एक बार इंप्लीमेंट करके तो देखो सही अप्रोच को। तुम शॉर्टकट के पीछे भागोगे तो फिर जब इंस्टीट्यूट मार्क्स देगा तो फिर वो भी शॉर्टकट ही अप्लाई करता है। ठीक है, अब आता है कंपनी ए एंड कंपनी बी आर बोथ लिस्टेड कंपनीज एंड पार्ट ऑफ टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज। तो कंपनी ए कंपनी बी है, दोनों आपकी लिस्टेड कंपनी है और टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी है ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन। दे आर इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रोकेमिकल्स। तो ये क्या बना रही है, ये भी इसी इंडस्ट्री में इंगेज्ड है। Company A has been looking for opportunities to comply with the recent launched and evolving guidelines for ESG in India. तो जो भी आपकी ESG की गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस हुई हैं अभी रिसेंटली, उसके साथ कंप्लाई करने का सोच रही है आपकी कंपनी ए। जबकि कंपनी बी ऑन दी अदर हैंड इज जस्ट फोकस्ड टू इंक्रीज द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। कंपनी बी को कोई लेना देना नहीं इन्वायरमेंट का, सोशल का, उसको कोई लेना देना नहीं है कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर, सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। उसका सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है कि उसको प्रॉफिट अर्न करना है, उसको रेवेन्यू अर्न करना है। इन दिसंबर 2022 कंपनी ए मेड अ डिसीजन टू एलिमिनेट रेड लेबल्ड प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स पोर्टफोलियो। सही डिसीजन लिया इसने। ऊपर आपने कैटेगराइज किया था ना कि रेड लेबल के जो भी आपके प्रोडक्ट होंगे वो सबसे ज्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट होंगे। तो कंपनी ए ने क्या सोचा कि मैं बनाऊंगी ही नहीं अब इन प्रोडक्ट को। तो कंपनी ए ने रेड लेबल्ड प्रोडक्ट को अपने पोर्टफोलियो से एलिमिनेट कर दिया है एंड टू इंक्रीज इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और अब ये खर्चा करिए R&D के ऊपर, स्पेंडिंग इट टू सेफगार्ड इटसेल्फ फ्रॉम द मार्केट शिफ्ट ड्यू टू द न्यू रेगुलेटरी नॉर्म्स। राइट, तो R&D के ऊपर ये खर्चा करिए, क्योंकि अभी ऑब्वियसली अगर अपनी पोर्टफोलियो से एक प्रोडक्ट निकाल रही है तो इसको कुछ ना कुछ तो वहां पे सब्स्टिट्यूट लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में शिफ्ट आएगा अभी इसके लिए। राइट, इन 2022 इट इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूड येलो लेबल्ड प्रोडक्ट। 2022 में इसने क्या किया, येलो लेबल्ड प्रोडक्ट को भी डिसकंटिन्यू कर दिया। Company A is also planning to incur small expenditure to improve their back-end systems and provide for all its product a unique labeling system that is user-friendly and interactive. अब ये कुछ और भी काम करने का सोच रही है कि मैं एक नया लेबल सिस्टम प्रोवाइड करूंगी अपने प्रोडक्ट के लिए जो यूजर फ्रेंडली होगा एंड इंटरेक्टिव होगा। At the other end of the spectrum, 40% of the companies B's top selling product are derived from red and yellow labeled product. जबकि जो B कंपनी है, B कंपनी की जितनी सेल होती है ना, उन प्रोडक्ट में से 14% जो सेल है वो है उसके रेड लेबल्ड और येलो लेबल्ड प्रोडक्ट की, मतलब टॉक्सिक प्रोडक्ट की। Initially, company A is phasing out of its toxic product negatively affected its revenue by 8%. Obviously, उन्होंने अपना जब रेड लेबल प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया, येलो लेबल प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया, तो इससे क्या हुआ, आपकी कंपनी ए के रेवेन्यू 8% से फॉल हो गए। बट एज द कंट्रीज रेगुलेटरी लैंडस्केप इवॉल्व्स, लेकिन अब कंट्री का रेगुलेशन जो लैंडस्केप है, रेगुलेटरी लैंडस्केप है, वो इवॉल्व हो रहा है। न्यू नॉर्म्स आ रहे हैं जो इन्वायरमेंट, सोशल, इन सारी की सारी चीजों को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो कहते हैं बट एज द कंट्रीज रेगुलेटरी लैंडस्केप इवॉल्व्स टुवर्ड्स मोर स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स, तो अब नॉर्म्स आपके टाइट होते जा रहे हैं। कंपनी ए विल बी कुशन्ड फॉर रेगुलेटरी चेंज, तो अब कंपनी ए को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि उसने पहले ही टॉक्सिक प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया है एंड इट वुड नॉट फेस पोटेंशियल फ्यूचर डाउनसाइड। तो फ्यूचर में इसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, ऐसा कोई भी चांसेस इसके ऊपर लगने का आपको नहीं दिखाई दे रहा है। Whereas, अगर कंपनी की बात करें, कंपनी बी की बात करें, कंपनी बी हैज रिसेंटली विटनेस्ड अ 9% ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ इन रेवेन्यू फ्रॉम द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। कंपनी बी ग्रो कर रही है,
एंड कंपनी सोच रही है कि जो मेरे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, जो कौन से टॉक्सिक प्रोडक्ट, उनकी प्रोडक्शन को मैं इंक्रीज करूं। एन इंसेक्टिसाइड DDT कैटेगराइज्ड एज रेड लेबल्ड बाय द CIB, कहता है कंपनी बी हैज रिसेंटली बीन अप्रोच्ड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। अब ये फंस गई, कंपनी बी को अब नोटिस आया है किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी का फॉर एन इन्वेस्टिगेशन फॉर इट्स प्रोडक्ट विच इंक्लूड परफॉर्मिंग एडिशनल टेस्ट एंड स्टडीज टू टेस्टिफाई दैट इट प्रोडक्ट हैव दिस प्रोडक्ट हैव नो एडवर्स इफेक्ट। तो मतलब इसको नोटिस आया कि हमें आपके प्रोडक्ट की टेस्टिंग करनी है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि इनका कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली अगर ये टॉक्सिक प्रोडक्ट बना रही तो उनका एडवर्स इफेक्ट तो पड़ेगा, जब टेस्टिंग होगी तो पकड़ी जाएगी। समझ में आया? तो ये आपका गिवन सिनेरियो है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नीचे दिए हैं 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। क्या? What would be the reporting requirement for each of the two company? तो सिंपल सी बात है, दोनों लिस्टेड कंपनी है तो दोनों को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ये हम पढ़ चुके BRSR की रिपोर्टिंग, तो यही आपका नीचे लिखा हुआ है। बोथ द कंपनीज A and B आर लिस्टेड एंटिटी और 2000 लिस्टेड एंटिटीज हैं, हेंस दिस कंपनीज विल हैव टू मैंडेटरीली प्रोवाइड BRSR रिपोर्टिंग, दैट इज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द 9 प्रिंसिपल ऑफ NGRBC। ठीक है, फिर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2, ये तो हमने ऊपर भी देखा था एक क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच कंपनी हैज एब्जॉर्ब्ड द इंपैक्ट ऑफ पॉसिबल फ्यूचर रेगुलेटरी चेंजेस। कौन सी कंपनी प्रिपेयर्ड है आने वाले फ्यूचर रेगुलेटरी चेंजेस को लेकर? कंपनी ए, राइट। व्हाट आर द स्टेप टेकन बाय दैट कंपनी। फिर आपने ऊपर जाना है, कंपनी ए ने जो जो भी मेजर्स हमने पढ़े कि उसने कौन कौन से स्टेप लिए हैं, वो स्टेप यहाँ पे आपको लिखने। तो कहते हैं व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय कंपनी ए, दैट कंपनी मतलब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कंपनी ए है, कंपनी ए फॉर कंप्लाइंग विद द रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। तो आपको यहाँ पे वो स्टेप्स लिखने हैं और आप यहाँ पे रेलिवेंट जो आपका प्रिंसिपल है BRSR का उसकी भी रेफरेंस देते जाओगे। यहाँ पे आपके आंसर में दी हुई है, मैं पढ़ देती हूँ एक एक पॉइंट क्या लिखा हुआ है। कहता है कंपनी ए ने ऑब्जर्व कर लिया है इंपैक्ट ऑफ रेगुलेटरी चेंजेस, ये ऊपर लिखा भी हुआ था कि क्वेश्चन है उसके पास अभी। इट हैज डिसाइडेड टू एलिमिनेट, क्या उसने स्टेप लिए, उसने रेड लेबल्ड प्रोडक्ट येलो लेबल्ड प्रोडक्ट हटा दिए। तो कहता है इट हैज डिसाइडेड टू एलिमिनेट रेड लेबल्ड एंड येलो लेबल्ड प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स पोर्टफोलियो विच आर द टॉक्सिक इन नेचर। बिसाइड्स इसके साथ साथ उसने R&D के ऊपर भी खर्चा करना शुरू कर दिया है। आगे उन्होंने इनकर किया एक्सपेंडिचर ऑन इंप्रूविंग द लेबल सिस्टम, जो कौन सा है कस्टमर फ्रेंडली, जो ऊपर हमने पढ़ा वही लिखा हुआ है, which would help the end users to know about the nature of the product, and also these steps have been taken by the company for complying with the regulatory standards। फिर कहता है कंपनी ए ट्राई कर रही है टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिंसिपल नंबर 2। प्रिंसिपल नंबर 2 क्या था कि आप अपने गुड्स इस वे से बनाओ, जब आप अपनी सर्विसेज जब प्रोवाइड करो इस चीज को ध्यान रखो कि जो आपके एंड कंज्यूमर है उनके लिए आप कोई वैल्यू एडिशन कर रहे हो, राइट। तो कहते हैं कंपनी ए इज ट्राइंग टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिंसिपल नंबर 2 बाय मेकिंग R&D एक्सपेंडिचर। फर्दर इट हैज ऑल्सो एलिमिनेटेड रेड लेबल्ड येलो लेबल्ड प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स पोर्टफोलियो। प्रिंसिपल 2 किससे रिलेटेड है? इट रिलेट्स टू द रिक्वायरमेंट दैट बिजनेस शुड प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज इन अ मैनर विच इज सस्टेनेबल एंड विच इज सेफ, मतलब एंड यूजर्स के लिए वो सेफ होना चाहिए। फिर कहते हैं बिसाइड्स इसके साथ साथ आपकी कंपनी अडॉप्ट कर रही है फ्रेंडली बार कोडेड पैकेजिंग लेबलिंग सिस्टम। कंपनी इज अदरिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिंसिपल नंबर 9, जो रिक्वायर करता है, जो कहता है बिजनेस शुड इंगेज विद एंड प्रोवाइड वैल्यू टू देयर कस्टमर इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। लास्ट में प्रिंसिपल हमने देखा था, यहां पे वो क्या कह रहे हैं कि ऐसे लेबल बनाना चाह रही है जो अल्टीमेटली यूजर फ्रेंडली होंगे। तो ये क्या कर रही है? आपके कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए वैल्यू क्रिएट कर रही है। तो ये क्या हुआ आपका प्रिंसिपल नंबर 9। फिर आता है स्टेप्स आर टेकन बाय द कंपनी टू इन्फॉर्म इट्स कंज्यूमर अबाउट द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट फॉल इन इट्स डोमेन। तो ये भी आपका प्रिंसिपल नंबर 9 में ही आएगा। फिर कहते हैं Since toxic agrochemicals are also harmful to the workers which are engaged in the manufacturing process, ऊपर लिखा हुआ था कि अगर आप बनाओगे रेड लेबल्ड प्रोडक्ट और आपके येलो लेबल्ड प्रोडक्ट, तो फिर जो आपके जो एम्प्लॉइज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इन प्रोडक्ट के, उनके लिए भी हार्मफुल है। देयर डिसकंटिन्यूएशन, अगर आपकी एक कंपनी ए इनको बनाना बंद कर देगी, ये क्या होगा? इट विल ऑल्सो वर्क वेल फॉर द वर्कर्स इन द कंपनी। दिस विल बी इन लाइन विद द प्रिंसिपल नंबर 3, जो बात कर रहा था कि आप अपने इंप्लॉइज के वेलबींग की ध्यान रखो।
which states that business should respect and promote the well-being of all the employees, including those in their value chains. समझ में आ गया। फिर कहते हैं बाय डिसकंटिन्यूइंग द प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट को जो आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो जिससे तुम्हारी सोइल भी हार्मफुल हो रही थी, राइट, तो इससे तुम एक और प्रिंसिपल के साथ कंप्लाई कर रहे हो जो है प्रिंसिपल नंबर 6, दैट इज प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंट। तो कहता है विच आर हार्मफुल टू द सोइल, कंपनी इज मीटिंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिंसिपल नंबर 6 विच स्टेट्स दैट बिजनेस शुड रिस्पेक्ट एंड मेक एफर्ट टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द एनवायरमेंट। समझ में आया। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट वुड बी द कंसिडरेशन बाय द ऑडिटर ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो जब वो कंपनी ए की ऑडिट करेंगे तो ऑब्वियसली अब चाहे कंपनी ए की ऑडिट करो चाहे आप कंपनी बी की ऑडिट करो, आपको एक चीज जो यहाँ पे ध्यान में रखनी है वो है कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन, दैट इज एसए नंबर 250 की रिक्वायरमेंट, राइट, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंटल लॉज इसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे होंगे। वेयर अगर मैं कंपनी बी की स्पेसिफिकली बात करूं तो हो सकता है क्योंकि अब न्यू लॉज एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं तो जिसकी वजह से, क्योंकि अब ये कॉन्टिन्यूसली नॉन कंप्लायंस कर रही है, इस टाइप के प्रोडक्ट बना रही है जो टॉक्सिक है नेचर, राइट, तो हो सकता है कि एज पर न्यू लॉज एंड रेगुलेशन आपकी एंटिटी के ऊपर ह्यूज पेनल्टीज लग सकती है जिसके वजह से आपकी एंटिटी की गोइंग कंसर्न भी इफेक्ट हो सकती है। तो कंपनी बी के केस में स्पेसिफिकली ऐसे नंबर 570 की रिक्वायरमेंट भी आ जाएगी। तो ये आपका नीचे लिखा हुआ है। कहता है कंपनी इज कंप्लाइंग विद द रेगुलेटरी नॉर्म्स, वेयर एज अगर मैं कंपनी बी की बात करूं इसका 14% ऑफ इट्स रेवेन्यू कहां से आ रहा है, रेड एंड येलो लेबल प्रोडक्ट से आ रहा है। इनफैक्ट कंपनी बी तो प्लान करी है मैं इंक्रीज करूंगी अपने रेड लेबल्ड प्रोडक्ट को। ऑडिटर ऑफ द कंपनी बी को ध्यान में रखना पड़ेगा, कंपनी बी के ऑडिटर को ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे नंबर 250 की रिक्वायरमेंट नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, क्योंकि अगर कंपनी बी ने कंप्लाई नहीं किया लॉज एंड रेगुलेशन का सो इट विल रिजल्ट इन फाइन, लिटिगेशन और अदर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द एंटिटी विच मे हैव मटीरियल इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन मटीरियल मिसस्टेटमेंट। कैसे हो सकती है मटीरियल मिसस्टेटमेंट? हो सकता है कि जो कंप्लायंस करना चाहिए था, जो डिस्क्लोजर देने चाहिए थे, डिस्क्लोजर नहीं दे रही है। Central Insecticide Board, that is CIB, has already launched its investigation into the product of company. तो उसने लेटर भेज दिया, नोटिस भेज दिया इन्वेस्टिगेशन का। All these factors also would be required to be taken into consideration by the auditor of company B. अगर मैं कंपनी ए की बात करूं तो कंपनी ए में मोस्टली कंप्लायंस दिखाई दे रहा है। कहता है ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी ए एंड कंपनी बी नीड्स टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग द कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन। तो ऐसे नंबर 250 की रिक्वायरमेंट तो दोनों में वो फुलफिल करेगा, लेकिन कंपनी ए में नॉन कंप्लायंस होने के चांसेस बहुत कम है। तो कहता है ऑडिटर चाहे कंपनी ए का हो कंपनी बी का हो, उसको एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे कि क्या आपकी ये कंपनी कंप्लाई कर रही है विद दी लॉज एंड रेगुलेशंस एंड ऑडिट प्रोसीजर शुड बी डिजाइंड अकॉर्डिंगली। तो ऐसे ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने पड़ेंगे विच विल हेल्प ऑडिटर टू ऑब्टेन दी एविडेंसेस। ऑडिटर ऑफ द कंपनी ए कैन ऑब्टेन अश्योरेंस फ्रॉम द रेगुलेटरी कंप्लायंस बाय द कंपनी। Fall of revenue by 8% in 1 year is not a matter of concern to them as it is a transitory phase। फिर यहाँ पे जो बात कर रहे हैं बेसिकली गोइंग कंसर्न को ध्यान में रख कर रहा है। कहता है कि 8% का रेवेन्यू गिरा है लेकिन ये कोई बहुत कंसर्न का मैटर नहीं है, इससे गोइंग कंसर्न इफेक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये सिर्फ ट्रांजिटरी फेज की वजह से आपका रेवेन्यू फॉल हो रहा है। मतलब क्योंकि आप चेंज कर रहे हो ना, आपने प्रोडक्ट बंद कर दिया ना सडनली, इसकी वजह से रेवेन्यू फॉल हुआ है। हाउएवर अगर मैं कंपनी बी के ऑडिटर की बात करूं, इसको गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करनी पड़ेगी ध्यान से। कहता है हाउएवर ऑडिटर ऑफ द कंपनी बी वुड आल्सो हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन द रिक्वायरमेंट ऑफ एसए नंबर 570 एज अ नॉन कंप्लायंस जो कर रही है आपकी कंपनी बी विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कुड आल्सो रिजल्ट इन क्लेम्स फॉर सच प्रोसीडिंग्स which the company may not be able to satisfy। वही बात है, इतनी ह्यूज पेनल्टी आ सकती है जिसकी वजह से इसकी गोइंग कंसर्न तक हैम्पर हो सकती है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। दो प्रोसीजर की बात हो रही है, एसए नंबर 250 की और 570 की। फिर आते हैं आपका पार्ट नंबर 3 का एक और केस सिनेरियो। यहाँ पे एमसीक्यूज है आपके, मतलब ऊपर वाले केस सिनेरियो के अंदर डिस्क्रिप्टिव पोर्शन थे, यहाँ पे एमसीक्यू है। क्वेश्चन कहता है क्विक पुश फाइनेंस लिमिटेड इज वन ऑफ द टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन। टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी में आती है ये ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। And as per the SEBI circular, business responsibility and sustainability report, that is BRSR, based on ESG parameters is mandatory from the financial year 2022-23 for the top 1000 listed companies। ये हमें पता है। The company is an NBFC है ये, and is engaged mainly in providing the finance for the commercial vehicle। और ये क्या प्रोवाइड कर रही है? कमर्शियल व्हीकल के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है, तो ये इसकी एक्टिविटी है। कहता है द रिपोर्ट इज टू बी प्रिपेयर्ड इन 3 सेक्शन। रिपोर्ट बनाई जाएगी 3 सेक्शन के अंदर, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। वेयर एज सेक्शन ए एंड बी रिलेट्स टू द जनरल डिस्क्लोजर। सेक्शन ए और बी के अंदर जनरल डिस्क्लोजर है,
एंड मैनेजमेंट एंड प्रोसेस डिस्क्लोजर रिस्पेक्टिवली। अच्छा सॉरी, सेक्शन ए के अंदर जनरल डिस्क्लोजर है, सेक्शन बी के अंदर मैनेजमेंट एंड प्रोसेस डिस्क्लोजर है, वेयर एज सेक्शन सी रिलेट्स टू द प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर। राइट, ये मैंने आपको शायद दिखाई भी थी, डिस्क्लोजर इसी सेक्शन में होते थे। अंडर दिस सेक्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन इज साउट ऑन ईच ऑफ द 9 प्रिंसिपल ऑफ एनजीआरबीसी। राइट, दिस इंफॉर्मेशन इज कैटेगराइज्ड ऑन 2 इंडिकेटर, ये भी हमने पढ़ा था। एक आपके एसेंशियल इंडिकेटर जिनका डिस्क्लोजर देना आपके लिए मैंडेटरी होता है, और दूसरे होते हैं आपके लीडरशिप इंडिकेटर जिनका डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी नहीं होता है। The said company has an anti-corruption, anti-bribery policy which is available on its website। तो कहता है इस कंपनी के पास एक एंटी करप्शन, एंटी ब्राइबरी पॉलिसी है, ये कंपनी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो इसके लिए इसको मैंडेटरी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। Besides, the company has regularly conducted awareness program for its dealers, highlighting relevant governance practices of the company। इसके साथ साथ आपकी थोड़ा सा शोर होगा, इग्नोर करना यार। बिसाइड्स, कंपनी रेगुलरली कंडक्ट कर रही है अपने डीलर्स के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स टू हाईलाइट द रेलिवेंट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस ऑफ द कंपनी, कि उसकी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस क्या है, कैसे वो गवर्नेंस को इंश्योर कर रही है, अपने डीलर्स को कॉन्टिन्यूसली इसके बारे में अवेयर कर रही है। तो ये कौन सा आपका डिस्क्लोजर होगा, ये कौन सा इंडिकेटर होगा? इट विल बी लीडरशिप इंडिकेटर। राइट, आपको नहीं पता है ये इंडिकेटर क्या है, आप बुक में जाओ, मीनिंग देखो, फिर आओ वापिस। कहता है कंपनी इज सेंसिटिव टू द इन्वायरमेंटल कंसर्न, कंपनी सेंसिटिव है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को लेकर। इट हैज एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म टू रिसाइकल हैजर्डस ई वेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल लॉ। तो इन्होंने क्या किया, रिसाइकलिंग करते हैं ये अपने जो भी इसके हैजर्डस ई वेस्ट होते हैं उनकी, मतलब कंप्यूटर वगैरह बेच ऐसे फेंकने की बजाय उनको रिसाइकिल करती है। फर्दर, डिस्पोजल ऑफ पेपर वेस्ट इज ऑल्सो मेड रिस्पॉन्सिबली, जो भी इसका पेपर वेस्ट होता है उसको भी रिसाइकिल करती है, उसका भी डिस्पोजल ये प्रॉपरली करती है। इट इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ 5 प्रोमिनेंट इंडस्ट्री चैम्बर्स, ट्रेड एसोसिएशंस इंक्लूडिंग फिक्की, CII एंड एसोकैम। तो ये आपके मेंबर्स हैं जिनकी हेल्प से लॉज, रेगुलेशन, पॉलिसीज बनाई जाती है, तो इनकी भी ये मेंबर है, इन चैम्बर्स की भी ये मेंबर है। ये हमने कहां पे पढ़ा था, इसका रेफरेंस आती है प्रिंसिपल नंबर 7 में। बिसाइड्स, रेगुलर इनपुट ऑफ अ गवर्नमेंट आर प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। कहते हैं इसके साथ साथ रेगुलर इनपुट प्रोवाइड करती है आपकी कंपनी टू द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस फोरम्स फॉर इंप्रूवमेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस रिलेटिंग टू द ऑटोमोबाइल एंड फाइनेंशियल सेक्टर। ये प्रिंसिपल नंबर 7 में हमने इसको पढ़ा भी था। राइट, कहते हैं वन ऑफ द NGBRC, ये NGRBC होना चाहिए। प्रिंसिपल स्टेट्स दैट बिजनेस शुड प्रमोट, क्योंकि अगर देख एक सेकेंड, हाँ NGRBC होना चाहिए, ये हर जगह ही NGBRC लिखा हुआ है, NGRBC होना चाहिए क्योंकि R पहले आ रहा है। कहता है वन ऑफ द NGBRC प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, जो 9 प्रिंसिपल आपने पढ़े हैं उसमें से एक प्रिंसिपल कहता है बिजनेस शुड प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ, हाँ भाई कहता है, एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट हमने पढ़ा है। कहता है द स्कोप ऑफ दिस प्रिंसिपल इज वाइड एंड क्वाइट एनकम्पासिंग, सही बात है। मैनी एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी कुड फॉल अंडर द प्रमोशन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। कहते हैं कि ये कंपनी भी फोकस कर रही है कि डेवलपमेंट हो, बट इक्विटेबल डेवलपमेंट हो, सबकी डेवलपमेंट हो। CFO of the company is clueless as to the preparations of BRSR। आपके CFO को नहीं पता है रिपोर्टिंग कैसे होनी है, आपको हेल्प करनी है अपने CFO की बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछो क्या है। नंबर 1, SDG एंड ESG अश्योरेंस। अच्छा, एज रिगार्ड एंटी करप्शन, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन में होना ही नहीं चाहिए। एज रिगार्ड्स एंटी करप्शन, एंटी ब्राइबरी पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अवेयरनेस, एक सेकेंड रुकना यार, मैं देख लूँ ये है या नहीं। हाँ, ये आना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। आई वॉज श्योर ऑफ दैट बिकॉज इसमें कोई सेंस नहीं बन रही है। आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा, एज रिगार्ड से। कहते हैं एज रिगार्ड्स एंटी करप्शन एंड एंटी ब्राइबरी पॉलिसी, जो इसने अपनी वेबसाइट पे ऊपर पोस्ट की हुई है, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स। दूसरा क्या था कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला रही है अपने डीलर्स के लिए, विच आर कंडक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू, किस में से कौन सा, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सही है। नंबर 1, हैविंग एन एंटी करप्शन, एंटी ब्राइबरी पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द डीलर्स आर इन द नेचर ऑफ एसेंशियल इंडिकेटर।
नहीं। सबसे पहला आपका एसेंशियल इंडिकेटर है, इसका डिस्क्लोजर मैंडेटरी है। दूसरे वाला आपका एसेंशियल इंडिकेटर नहीं है, ये लीडरशिप इंडिकेटर है। तो कहते हैं हैविंग एन एंटी करप्शन, एंटी ब्राइबरी पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर डीलर्स आर इन द नेचर ऑफ लीडरशिप इंडिकेटर, ये भी गलत है। हैविंग एन एंटी करप्शन, एंटी ब्राइबरी पॉलिसी इज इन द नेचर ऑफ एसेंशियल इंडिकेटर, यस, इसका डिस्क्लोजर मैंडेटरी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स फॉर डीलर्स इज इन द नेचर ऑफ लीडरशिप इंडिकेटर, तो ये तुम्हारा आंसर बनेगा। एज रिगार्ड टू एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म फॉर रिसाइकल ऑफ हैजर्डस ई वेस्ट एंड डिस्पोजल ऑफ पेपर वेस्ट बाय द कंपनी, आपकी कंपनी ने किस प्रिंसिपल के साथ कंप्लायंस किया है? तो कंपनी ने दो प्रिंसिपल के साथ कंप्लाई किया है, प्रिंसिपल नंबर 2 एंड प्रिंसिपल नंबर 6 क्या कह रहा है कि आपकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोटेक्ट करे एंड रिस्टोर करे एनवायरनमेंट को। एंड प्रिंसिपल नंबर 2 क्या कह रहा है कि आप इस टाइप से अपने प्रोडक्ट को बनाओ, ऐसे सर्विसेज दो, इस वजह से अपने ऑपरेशन को कंडक्ट करो, सो दैट अल्टीमेटली यू कैन क्रिएट सम वैल्यू फॉर द कंज्यूमर। ये वर्ड वैल्यू नहीं था जो हमने यूज किया था यार, वर्ड इज नॉट द वैल्यू, आई फॉरगॉट द वर्ड। वैल्यू वाला वर्ड प्रिंसिपल नंबर 9 में यूज होता है। बेटर लाइफ फॉर द कंज्यूमर, यू कैन क्रिएट अ बेटर लाइफ फॉर द कंज्यूमर। मैंने शायद पहले भी कहीं पे वैल्यू बोला है, वैल्यू वर्ड प्रिंसिपल नंबर 9 में यूज होता है, तो यहां पे आंसर आएगा 2 and 6। फिर आता है कंसिडरिंग द डिस्क्रिप्शंस ऑफ मेंबरशिप ऑफ वेरियस इंडस्ट्री चैम्बर्स, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ, प्रिंसिपल नंबर 7 है ये। आपने प्रिंसिपल अच्छे से पढ़े, आप इजीली फिगर आउट कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिलेट टू द प्रिंसिपल दैट बिजनेस शुड प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास। नीचे कौन से ऑप्शंस में आपको दिखाई दे रहा है? CSR प्रोजेक्ट अंडरटेक करिए आपकी कंपनी इन डेजिग्नेटेड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, सही बात है, अच्छा काम करिए। कैरी आउट, मतलब इससे होगा ना सबका साथ सबका विकास होगा यहाँ से, जब भी आप CSR प्रोजेक्ट अंडरटेक करेगी तुम्हारी कंपनी। कैरिंग आउट रियल टाइम डिजिटल नेट प्रमोटर स्कोर दैट इज NPS विद ऑल द पब्लिक कस्टमर टू गोज कस्टमर रिएक्शंस एंड सेटिस्फेक्शन, तो यहाँ तो तुम कस्टमर के लिए वैल्यू ऐड कर रहे हो, राइट, तो ये तो प्रिंसिपल नंबर 9 में आएगा कहीं ना कहीं। गेटिंग कंडक्टेड एनर्जी ऑडिट, ये इन्वायरमेंट की बात होगी। कंडक्टिंग प्रोग्राम टू असिस्ट एम्प्लॉइज इन फाइंडिंग एम्प्लॉइज, ये आपका प्रिंसिपल नंबर 3 हो गया, राइट। यहां पे बात हो रही है प्रमोटिंग द इक्विटेबल डेवलपमेंट, तो ये बात आएगी आपकी CSR प्रोजेक्ट की, राइट। वहां पे जाके जो हमने एसेंशियल पढ़े थे, उसके एसेंशियल क्या रेलिवेंस पढ़ी थी, वो आप पढ़ सकते हो, तो ये आएगा आपका आंसर 4th का A। फिर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसेंशियल इंडिकेटर्स एंड लीडरशिप इंडिकेटर्स एज फार एज दे रिपोर्टिंग इन BRSR इज कंसर्न। ये मैं बता चुकी हूँ, जो एसेंशियल इंडिकेटर हैं उनका डिस्क्लोजर मैंडेटरी है और लीडरशिप इंडिकेटर का डिस्क्लोजर मैंडेटरी नहीं है। तो कहते हैं both type of indicators are mandatorily required to be disclosed, नहीं, essential indicators are mandatorily required to be disclosed whereas leadership indicators require voluntary disclosure, ये इसका आंसर बनेगा। बहुत ही सिंपल सी केस स्टडी थी, ऑल और ऊपर नहीं पढ़ते तो तुम्हें समझ में आ जाती, बट फिर भी गलती हो सकती थी। तो दिस वॉज योर आई थिंक दिस वॉज योर चैप्टर नंबर 18। इसके बाद अभी आपके 2 चैप्टर रहते हैं, एक 12 आपका डिजिटल ऑडिट, एक चैप्टर नंबर 19। सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। सो सी यू इन अनदर क्लास, बाय बाय।